एक मास्पोरासबेट है ना। सर्दी को तो কমজোরি হয়। हाँ, দিচ্ছি, ওষুধগুলো দিচ্ছি। तो इसमें से 2 दवा खिला दिए तो मतलब शांत हो गया, बैठ गया, जो बोल रहे उसको डर, नहीं तो एकदम डरता था। हमको हाथ पकड़ के एकदम दरवाजा गेट सब बंद कर दे रहा है। हमारा हाँ, कब का जन्म है आपका? कौन साल का जन्म है? 70 साल। 70 साल हो गया ना। तो या तो इनका उम्र ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, या तो आधार कार्ड से हमको मतलब नहीं है। तो आधार कार्ड से हमको मतलब नहीं, बीमारी आधार कार्ड से थोड़ी चलता है ये। ठीक है, ये सब 56-57 साल के कहाँ से लग रहे हैं? आधार कार्ड में जो बना हुआ है तो बीमारी आधार कार्ड से थोड़ी ना चलता है ये। ठेकेदारी का काम है सर, जब मिलता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं मिलता तो बैठना पड़ता है। नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक बहुत बड़ी बीमारी जिसकी बहुत बड़ी तैयारी। आपको पता है कि हमारे मेडिकल सर्वे जो भारत सरकार की है वो कहती है कि प्रत्येक लाख 5,000 व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हैं। और ये 5,000 जो लोग हैं इसमें कितने को डिटेक्ट किया जाता है कैंप के द्वारा और कितने को डिटेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि वो सामने नहीं आ पाते। और वो सब काउज बनता है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट को डेवलप करने में, एंटी सोशल काउज को डेवलप करने में और समाज के लिए अशांति या क्राइम को बढ़ाने में भी। तो आज ये सारे सर्वे अपनी जगह है, लेकिन मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय आपको कराना चाहता हूँ और उनके बारे में उनसे बात करेंगे, उनके ट्रीटमेंट के तरीके से के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर महेश हेम्ब्रम जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं हमारे सदर अस्पताल जमशेदपुर में। ये इनकी इतनी अच्छी पद्धति है, तरीका है इनका, इतना वे ऑफ ट्रीटमेंट का जो ये है तरीका है वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये बड़ा फ्रेंडली एटीट्यूड से और पेशेंट को जो चाहिए सहानुभूति, कंसल्टेंसी और सपोर्ट, वो सारी चीज़ें डॉक्टर साहब देते हैं। तो डॉक्टर को जैसे हम दूसरा भगवान बोलते हैं, तो इसमें हमारे डॉक्टर साहब महेश हेम्ब्रम जी इस परिभाषा को चरितार्थ करते हैं। इतना तो हम दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ जो आप लोग अभी चला रहे हैं, उसके लिए कैंप चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, तो राज्य का जो एवरेज है मेंटल हेल्थ ग्राफ में, वो नेशनल हेल्थ से 10-12% ज़्यादा है ग्राफ से। तो खैर वो बहुत ज़्यादा माने मेजर नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोग देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, लगातार आप कैंप लगा रहे हैं ब्लॉक में भी, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी, तो किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं? जो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, पहले एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम किस तरह से कंडक्ट होता है या कितने लेवल्स पे मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं हम लोग। जी। जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा 10 साल पहले शुरू की गई, तो उन्होंने इस चीज़ को हर डिस्ट्रिक्ट में तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया। और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ का ये विजन था कि ये डिस्ट्रिक्ट से अपने छोटे छोटे एरियाज़ में, मतलब उस जिला मुख्यालय में सिर्फ ना रह के, तो उसके अलग अलग जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव है, ठीक है, तो वहाँ तक इस सर्विसेज को पहुँचाने की ये मुहिम थी। तो उस ये मुहिम में ये जो प्रोग्राम जो है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है, खासकर हमारे पूर्वी सिंहभूम में। मैं खासकर नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर दीपक कुमार गिरी का, जो मेंटल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में शुरू से ही यहाँ पे मौजूद रहे हैं। और उन्होंने इस चीज़ को इतना एक्सपैंड किया कि मतलब बहरागोड़ा, यहाँ जमशेदपुर से लेके बहरागोड़ा तक, बहरागोड़ा है, पोटका है, पटमदा है, घाटशिला है, मूसाबनी है, डुमरिया में, यहाँ तक वो इन कैंप्स को लेके गए, ताकि मतलब जो लोग वहाँ से नहीं आ पाते हैं उन तक मतलब स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाई जाए, मतलब मेंटल हेल्थ खासकर। तो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ साथ में, उसके साथ साथ में जैसे मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे भी एक साइकेट्रिस्ट पदस्थापित हैं जो कि पठन पाठन में ज़्यादा ये उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। मेरी जो पोस्टिंग है, मैं ज़िले में हूँ, जैसे
नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो अब जो है, चूँकि अलग से काम करने के बजाय अगर हम लोग एक साथ काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से सिविल सर्जन सर के ये से गाइडेंस में हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, सो दैट हम यहाँ पे भी मुख्यालय में भी हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, एट द सेम टाइम हम लोग पूरे ज़िले में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जी 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 सर, मेडिकल हेल्थ जो MHCA एक्ट है जो 2017 की है, सेक्शन 18, तो वो कहता क्या है कि हम लोगों को जो भी मेंटल हेल्थ से पीड़ित मरीज है उस डिटेक्ट करना तो एक सबसे पहले समाज की जिम्मेवारी है, वो एक्ट कहता है। दूसरी बात कि जो वो व्यक्ति अगर उससे पीड़ित है तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और वो सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि जो उसके परिवार के असिस्टेंस वाले लोग हैं उनको इतना प्रिविलेज देना है जिससे कि वो हॉस्पिटल में लेकर आएँ, या उनको ट्रीटमेंट में उनको दवाई प्रोवाइड करनी है, उनको और सुविधा, खास करके अगर उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उनको वो भी मिलना चाहिए वजीफ़ा जो मिलता है उनसे स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो उनको पेंशन या जो भी पैसा हम प्रोवाइड करते हैं। तो सर इस तरीके से क्या आपका ये राज्य में, क्योंकि आपका जो अनुभव रहा है, ये सब चीज़ें संतोषजनक है या इसमें और काम करने की ज़रूरत है इस पर? हम लोग मेंटल हेल्थ में अभी काफ़ी पीछे हैं जहाँ तक अर्ली डिटेक्शन की बात है, या फिर ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट जो है, ठीक है, मेंटल हेल्थ एक्ट का एक प्रोविज़न ये कहता है कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है और उसने अगर पहले एक लेटर अपना लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर मुझे मानसिक बीमारी हो तो मेरा इलाज नहीं कर सकता है कोई, ठीक है, दिस इज एडवांस, इसको हम लोग एडवांस डायरेक्टिव बोलते हैं। जी जी तो ये एक बहुत ही वेस्टर्न कंसेप्ट है। जी जी ठीक है, बहुत ही वेस्टर्न कंसेप्ट है, जहाँ पे सिंपल सा आप देख लीजिए, मैं जो आपको बता रहा था कि हमारे मेंटल हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पुअर है। अभी 3 जिलों में 2 साइकाट्रिस्ट हम लोग काम कर रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में। डॉक्टर गिरी और मैं मिलके इन तीनों जिला को हम लोग देखते हैं एक तरह से, ठीक है। पूरी तरह तो हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि जिला का ही काम इतना ज़्यादा है। ये एक्ट या फिर ये इस तरह का जो लॉ जो बना है, ठीक है, ये उस देश के लिए या उस जगह के लिए ये इम्पोर्टेंट है जहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं अपना जो मेरी नॉलेज है, कनाडा में मेलबर्न करके एक गांव है। कनाडा में मेलबर्न एक ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा शहर है, कनाडा में एक गांव है, वहाँ पे मेरे एक सीनियर पोस्टेड थे। उस गांव का पॉपुलेशन 1200 है और वहाँ पे 4 साइकाट्रिस्ट पोस्टेड हैं, बताइए। ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन, हम लोग तो यहाँ पे जो बीमार हो चुके हैं, जिनको एकदम इलाज की इमरजेंसी अवस्था है, उनको हम पूरा इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो अर्ली डिटेक्शन की तो बात ही हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मतलब ये बहुत आगे का सोच है, ठीक है। तो हम डिटेक्ट तब कर पाएंगे जब अवेयरनेस हो, जी, ठीक है। अवेयरनेस में जो है जैसे एक होता है कि टेक्स्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया हो गया, या हमारे बंधु लोग जो हैं अभी सामने में, मतलब अभी तो मास मीडिया हो गया। तो इस तरह से अगर जब तक हम लोग लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जी, मानसिक रोगों के लक्षण के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं या उनको पता नहीं चलेगा, तब तक मतलब हम लोग इस मुहिम में हम लोग फेलियर रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जगह कैंप्स होते हैं, मगर कैंप्स में जैसे होता है कि लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं वो लोग पहुंचते हैं। अवेयरनेस कैंप जो है ये एक इसको और वृहद पैमाने में करने की आवश्यकता है, जो कि जिला मानसिक स्वास्थ्य जो है यहाँ से वो कर रहा है। क्योंकि हम लोग स्कूल लेवल्स में हम लोग प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर स्मिता जो है अभी जितने भी कस्तूरबा गांधी स्कूल है इस आसपास में, मतलब पूरे ज़िले में, ठीक है, वो सब स्कूल में हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन वो जा रही हैं। तो ये जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक प्रोग्राम शेड्यूल रहता है, जिसके तहत वो सबके यहाँ वो जाके आती हैं, ठीक है। तो उस ये में बच्चों को बताया जाता है कि मानसिक रोगों के लक्षण क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक अर्ली स्टेज में अगर हम लोग बताते हैं तो हो सकता है कि हम लोग रोगों को, मतलब या जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, उसको हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ। मेंटल इलनेस में या मानसिक बीमारी में सिंपल से एक जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, जितना इलाज जल्दी शुरू होगा, उसका रिकवरी उतना ठीक होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
जितना देरी हम लोग इलाज में करेंगे तो उतना बीमारी या लाइलाज होता जाता है। जाता है सर, बिल्कुल सही आपने बताया सर। झारखंड 11.1% लोगों का, पॉपुलेशन का, कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ऐसे लोग हैं कि जिसके अंदर सुसाइड अटेम्प्ट की संख्या बढ़ती जा रही है सर। ये बड़ी चिंता की विषय है। 2018 में जो 3.60 था वो 4.5 हो गया इसमें 2019 में, 5.5 हो गया 2020 में। तो कहने का मतलब सर इसके ऊपर क्या कोई तैयारी है? क्योंकि जो लोग मेंटली वीक हैं या जो मेंटली डिजीज्ड हैं उनके अंदर सुसाइड अटेम्प्ट का जो ये बढ़ती जा रही है सब चीज़ें सर, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए और उसको रोका कैसे जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सुसाइड अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है और ख़ासकर मतलब सभी जगह ये प्रॉब्लम है। जमशेदपुर में भी जमशेदपुर प्रॉपर शहर में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और पूरे राज्य में एक प्रॉब्लम है। सुसाइड जो है ये हम लोग इसको अभी तक पूरा इसका हम लोग अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि आदमी क्यों सुसाइड करता है। ठीक है। एक बहुत बड़े साइको एनालिस्ट हैं, डॉक्टर सलमान अख्तर हैं। तो उनका वो सुसाइड के स्पेशलिस्ट है, वो विदेश में रहते हैं, इंडिया में थे वो। ये जावेद अख्तर के अपने भाई हुए हैं, वो साइको एनालिस्ट है, जिनको हम लोग बोलते हैं कि जो आदमी का मन पढ़ लेते हैं, तो उस तरह से साइको एनालिस्ट वो है। तो उनका कहना है कि हर आदमी सुसाइड क्यों नहीं करता है। मतलब सवाल हम लोग गलत करते हैं। हम लोग करते हैं कि उस आदमी ने सुसाइड क्यों किया। सवाल ये होना चाहिए कि हर आदमी सुसाइड क्यों नहीं करता है। क्योंकि जिस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग, जिस पेस में हम लोग जी रहे हैं या जिस स्ट्रेस में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, तो हर आदमी के मन में एक बार ख्याल आता है इससे अच्छा तो भगवान हमें उठा ही लेता। ठीक है। तो ये एक थॉट हुआ, इसको हम लोग डेथ विश बोलते हैं। और एक होता है एक्टिव सुसाइड, जिसमें क्या होता है कि आदमी में मरने की एक प्रबल इच्छा होती है। ठीक है। तो आदमी इस तरह का काम क्यों करता है, हम लोग इस पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो इस पे हम लोग ये इस प्रेडिक्टर्स ऑफ सुसाइड, हम लोग मतलब कि कौन आदमी सुसाइड करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ का हम लोग एक प्रेडिक्टिव चार्ट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उस पे हम लोग बहुत पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक होता है कि प्लान्ड सुसाइड और एक होता है इम्पल्सिव सुसाइड। पिताजी ने बेटे को डांटा, अचानक से डांटा, बेटी को कुछ बोला और उसने तैश में आके ऐसा कदम किया कि उसकी मौत हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत सारे सुसाइड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मानसिक बीमारी में अगर है होता है, तो कोई अगर मानसिक रूप से बीमार होता है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन होता है या स्किज़ोफ्रेनिया होता है, तो डिप्रेशन में जैसे मन उदास होता है, उसकी लेवल ऑफ उदासी इतनी ज़्यादा होती है कि उसे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं लोगों पे बोझ हूँ, तो इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो जब वो डिप्रेशन बहुत सीवियर होता जाता है, तब ये आदमी उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां उसको लगता है कि कोई सहायता नहीं है मेरे लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। ये कारण होता है डिप्रेशन में। ठीक है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसमें वो सोच की गड़बड़ी है। ठीक है। इसको हम लोग डिसऑर्डर ऑफ थॉट बोलते हैं। और इसमें बहुत बार क्या होता है कि हैलुसिनेशंस होती हैं, उससे आवाज़ें आती हैं। तो आवाज़ों में बहुत बार ऐसा होता है कि कमांड हैलुसिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि एक आवाज़ उसको आती है और वो बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मर जाओ। या फिर ये आवाज़ें ये भी बोल सकती हैं कि तुम सामने वाले को मार दो। तो बहुत बार हम लोग जैसे पेपर में पढ़ते हैं कि एक आदमी जो है उसने अपने पूरे परिवार को काट दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जो है ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित थे। जहाँ तक हम लोग का जो बेसिक सवाल था, सुसाइड पे हम आते हैं। तो सुसाइड पे तो इस तरह की, और जब ये बीमारी होता है तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है इसका हम लोग लाइफ टाइम डायग्नोसिस बोलते हैं। मगर जैसे कि हम लोग अगर किसी आदमी को स्किज़ोफ्रेनिया का हमने डायग्नोसिस बना लिया तो उसके साथ वो हमेशा ज़िंदगी भर रहता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी कोई भी डायग्नोसिस बनाते हैं, किसी को बीमारी का नाम देते हैं, तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में उसको ये घोषित ना कर दें कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है। ठीक है। क्योंकि हम एक बार स्किज़ोफ्रेनिक घोषित कर देंगे तो कहीं पे भी वो जाएगा, उसके साथ वो टैग या तमगा लगा रहेगा। तो जैसे अगर वो आदमी जब ठीक होता है तो उसे ये एहसास होता है कि अरे मुझे तो ये बीमारी है, तब उसे सेकेंडरी डिप्रेशन होती है, ग्लानि होती है, या उसे शर्म आता है। तो ये कारण भी है कि
वो सुसाइड की तरफ प्रेरित होता है। दूसरा है कि बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाते हैं, मतलब वो दवा खाते हैं, अपना काम करते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी होती हैं जो लाइलाज होती हैं, जिसमें मोटा मोटी 30% ऐसा होता है जिसको हम लोग बहुत सारी दवाएं देते हैं, उसके बाद भी वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग में वो नहीं आ पाता है। जी जी जी। तो उसमें फिर उसे ये होता है कि शादी हो गई है, उसे परिवार को देखना है, मगर वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो उनको नहीं निभा पा रहा है। ठीक है, तो इस जद्दोजहद में वो, या इस परेशानी में कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, मगर वो नहीं कर पाता है, तो उसे ये लगता है कि मैं यार यहाँ से चला ही जाऊँ तो एटलीस्ट मैं तो, वो लोग मेरी तो उनको देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, वो तो अपना देख लेंगे। अभी मुझे उनको देखना था और उल्टा वो मुझे देख रहे हैं, तो एक कम आदमी होगा देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं। तो ये सब सोशल काउज है सर, और मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट जो है ना, ये काफ़ी इस पे काम भी कर रही है और आपका विभाग भी कर रहा है। तो सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि झारखंड जैसे जगह में, क्योंकि यहाँ पर एकदम एग्रीकल्चर लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, डे नाइट जॉब करते हैं, या कितने को अभी तो कोविड के बाद बहुत सारी बेरोजगारी आ गई, तो आपके डिपार्टमेंट और आपके विभाग पर एक बहुत बड़ा दबाव हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा है कि वो मेंटली कहीं ना कहीं वो सिक हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सिक हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है, उनके बिहेवियर में आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो उन सब लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे और कैसे उनको ठीक किया जाए, क्योंकि वो जो एबनॉर्मल हैं उनको नॉर्मल होना जरूरी है उनके परिवार के लिए, समाज के लिए, जबकि वो अपने आप को सौ घोषित किए हुए हैं कि मैं ठीक हूँ, फलाना है। तो सर क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, इसमें जो है हम लोग बोलते हैं कि एडुकेशन जो है, या साक्षरता, या ये जो है अवेयरनेस जो है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, मगर इंटेलिजेंस और समझदारी, ठीक है, ज्ञान और समझ, ठीक है। एक सब्जी बेचने वाली अनपढ़ बुढ़िया भी हो सकती है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार है। जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, और डॉक्टर गिरी के साथ हम लोग अक्सर ये बात करते हैं यहाँ पे, कि जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो डिनायल मोड में रहते हैं जी, है ना। और सिर्फ मैं बाकी लोगों की, मैं ना अपने बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग, जैसे डॉक्टर्स, हम लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर्स आर दी वर्स्ट पेशेंट्स, ठीक है। कोई डॉक्टर बीमार है तो उससे ख़राब मरीज़ और कोई नहीं है, क्योंकि वो जो है वो कोई भी दवा खाने के पहले वो अपना दिमाग लगाया वहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, अपना दिमाग लगाना ठीक है, मगर आप जब किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको इस भरोसे के साथ जाना चाहिए कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो मेरे लिए बेहतर से बेहतर इलाज करेगा। उसी तरह से जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, या डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो गए या मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हो गए, अब चूंकि अब इंटरनेट अभी ये हो गया, तो उनको अगर आप कुछ बताइए तो वो सबसे पहले इंटरनेट में खोजते हैं कि ये बीमारी क्या है, जी, ठीक है। जी, तो इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस वो पूरी तरह से सही नहीं है। मैं गलत नहीं बोलूँगा उसे, सही नहीं है। एक ही चीज़ को देखने का बहुत सारा एंगल हो सकता है, एक चीज़ को आप बहुत तरीके से आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे वो मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम, कोई आदमी अब स्वीकार करने में, मतलब स्वीकार करने में हम लोग थोड़े से झिझकते हैं, ठीक है। हमारी अगर कोई कमी होती है तो हम झिझकते हैं कि लगता है हमको कैसे हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो मानसिक रोग का जो पहला इलाज का जो है, या डिटेक्शन का जो ये है, यहाँ पे है कि कंप्लीट नॉलेज अगर नहीं है, अगर उस आदमी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो एक्सेप्टेंस उसमें नहीं है, और सिर्फ एनालिसिस, एक्सेप्टेंस, और तब ये एक हिंडरेंस होता है इसमें, जी, इलाज में हिंडरेंस होता है। अगर वो सेल्फ अवेयरनेस आ जाए या इंसाइट आ जाए, मतलब समझ आ जाए, तो फिर ये बीमारी भी बाकी बीमारियों जैसा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इनफैक्ट जैसे एक मैं कहानी सुनाना चाहूँगा। मेरा एक पेशेंट था जो कि 10-12 साल से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा था, उस समय मैं रिनपास में पदस्थापित था, और उसे ऐसी ऐसी दवाएं चलती हैं जिसको हम लोग एकदम रेजिस्टेंट केसेस में देते हैं, मतलब उसे 4 या 5 दवाएं चल रही थी, और मोटा मोटी वो अपना काम करता था। फिर बीच में उसने अपना ब्लड शुगर और ये टेस्ट वगैरह कराया, वो आया और आते साथ बोला कि काफ़ी उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया भाई, उदास काहे दिख रहे हो? तो बोला सर देखिए ना, हमको शुगर भी हो गया और प्रेशर भी हो गया, कितना ख़राब बात, अब तो ये दवा तो मेरा छूटेगा नहीं कभी। तो मैंने उससे एक चीज़ सीखा, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जी, 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 मगर उस पेशेंट ने मुझे ये सिखाया कि मानसिक बीमारी जो है, कि आप, एक उम्मीद है कि आप दवा अगर रेगुलर खाएंगे, एक समय ऐसा है कि आपकी दवा ये बंद हो सकती है, ठीक है।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत लोग जो है दवा इसलिए छोड़ देते हैं कि उसके आसपास वाले लोग उन्हें बोलते हैं कि अरे तुम तो वो मेंटल वाला दवा खा रहे हो, ये तो कभी छूटेगा नहीं, इसको छोड़ दो, तुमको आदत लग जाएगा इस चीज़ की। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरी है कि आदत और ज़रूरत, इसमें समझने की ज़रूरत है हमें। तो अर्ली डिटेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो जल्दी से जल्दी इलाज ठीक होगा, तो उसका जो प्रोफेशनल आउटकम होगा या उसका फंक्शनैलिटी जो है तो बहुत हद तक वो वापस अपने नॉर्मल काम में नॉर्मल। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आने वाले टाइम में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स, खास करके किड्स जो क्लास 8-9 के बाद 10th 11 12 में बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं, और वो एग्ज़ाम का रिजल्ट की तैयारी, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, मेंटली इतना स्ट्रेस हो रहे हैं। और ख़ास करके इंस्टीट्यूशंस में जो प्राइवेट जितनी सारी कोचिंग चल रही हैं, वो तुरंत 1 से लेकर 100 बच्चों को इंजीनियर बना देती है, डॉक्टर बना देती है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं। साइकोलॉजिकल बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनता है उसका, क्योंकि जहाँ देखता है कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ये सब मतलब यूरोप में तो होता नहीं, विदेशियों के बीच में ऐसा प्रचलन नहीं है, वो रैंक के लिए नहीं मरते। लेकिन इंडिया में इस तरह से एजुकेशन को मार्केट किया जा रहा है कि रैंक 1, रैंक 2, और बच्चे रेस में लगे हुए हैं। पेरेंट्स भी उसके पीछे बहुत प्रेशर में है। एक तो जॉब है, घर की चिंता है, घर को मैनेज करना है, और दूसरा बच्चे का प्रेशर। तो सर उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए क्या आप सलाह देंगे, जिससे कि उनको, क्योंकि ये तो ट्रेड है इन लोगों का, ये व्यापार है, शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, बच्चे के ह्यूमैनिटीज़ और बच्चे के बचपना से तो उन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे से मतलब है। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे स्ट्रेसफुल जैसे ऑटो में, गाड़ी में जा रहे हैं, देख रहे हैं रैंक, उनके माइंड पर जो प्रेशर पड़ता है, या स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनको जो गाइडेंस मिल रही है, आसपास जो देख रहे हैं, उससे कैसे बचें और अपनी ज़िंदगी को ठीक सेव रखें और रिजल्ट उनका बढ़िया हो। दूसरा उनके पेरेंट्स के लिए भी कि कैसे ट्रीट करें। तो ये दोनों चीज़ें सर कैसे किया जा सकता है, आप ही बेहतर बता सकते हैं आप। देखिए, ये इसका कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। मतलब हम जो है ये मतलब पिछला 100 साल पुराना जो तरीका है जो पढ़ने का या पढ़ाने का, हम लोग उसी सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं। अभी कुछ कुछ एडवांसमेंट हो रही हैं, कुछ कुछ चेंजेस आ रही हैं, मगर हम लोग को इस पूरे पढ़ाई के सिस्टम को ही हमें पूरा बदलना पड़ेगा, ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बेसिक सवाल जो आप जो ये कर रहे थे कि अभी जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बच्चों में स्ट्रेस है, पिताजी में मतलब पेरेंट्स में स्ट्रेस है, स्कूल में स्ट्रेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्ट्रेस है। तो हमें ये देखना है कि कौन क्या कर सकता है। हम एक तो है कि मतलब अगर आदमी चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है, ये बात है। मगर हमेशा हमें ये ध्यान देखना है कि हर आदमी की एक अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। हर आदमी की एक कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी को हम लोग थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा सचिन तेंदुलकर हम लोग नहीं बना सकते हैं, दूसरा हम लोग अब्दुल कलाम हम लोग नहीं बना सकते। उनके अंदर वो टैलेंट थी, वो प्रतिभा थी, जिसको निखारने की ज़रूरत थी। क्योंकि अब ये हो गया है कि स्कूल में रैंक लाना या क्लास में रैंक लाना या अपने स्टेट में रैंक लाना, एक प्रतिष्ठा का एक सवाल हो जाता है। ये उस बच्चे के लिए कम, उसके पेरेंट्स के लिए ये ज़्यादा हो जाता है कि अरे मेरा बच्चा जो है वो इतना नंबर लाया, मेरा बच्चा जो ये है, ठीक है। स्कूल्स के एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं कि जैसे जो अच्छा पढ़ते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन, बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं मेरा स्कूल टॉपर हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि मनी मेकिंग पूरा इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो वो जो टॉप बच्चे हैं उनको चुनते हैं, उनको अपने यहाँ पढ़ाते हैं, और वो तो अच्छा ही करते हैं, मगर उसके कारण जो क्या होता है, जो मीडियोकर बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेशर इतना बढ़ जाता है, उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि हर चीज़ की एक क्षमता होती है। आप किसी चीज़ को, लकड़ी को अगर आप मोड़िएगा तो एक लिमिट तक मोड़ पाइएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे, हमारे यहाँ भी आते हैं, प्राइवेट में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो 9th-10th लेवल में पढ़ रहे होते हैं, और घर वालों का एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा था, वो स्टूडेंट अच्छा था, मगर उसकी एक लिमिटेशन थी, मगर घर वाले उसको, नहीं तुम IIT का तैयारी करो, ठीक है। तो IIT एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, हर आदमी मेहनत करेगा तो वहाँ पे पहुँच पाएगा, मगर एक अपना एक जो टैलेंट जो होता है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। हर आदमी खेल में अच्छा नहीं हो सकता, हर आदमी एक अच्छा तीरंदाज नहीं होता, धावक नहीं हो सकता। तो पढ़ाई में भी हर आदमी, उसमें भी फिर कुछ लोगों का एक्यूमेन जो होता है वो मैथमेटिक्स की तरफ होते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ की तरफ होते हैं, कुछ साइंस की तरफ होते हैं।
तो हर आदमी को, पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी क्या है, जी उसका स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी क्या है, वो कितना हद तक, कितने दूर तक आप पुश कर सकते हैं। जी एक हद तक ही आप उसको पुश कर सकते हैं, ठेल सकते हैं, उसके बाद जो है वो टूट जाएगा। जी 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 और जब वो टूटेगा तो उसको फिर रिकवर करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी सर। तो मतलब उसके लिए स्ट्रेस कम करने की ज़रूरत है स्ट्रेस कम करने की ज़रूरत और यूनिकनेस है उसके बच्चे, हर बच्चे यूनिक है है। हर बच्चा यूनिक और उसके उसके टैलेंट को आप ये हाँ, करिए, उसके talent को वो क्या कर सकता है उस चीज़ को आप देखिए, रादर देन कि जिस चीज़ के लिए आप उसको भेज रहे हैं वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, उस चक्कर में जो चीज़ वो अच्छा कर पाता है, ठीक है, मान लीजिए उसको म्यूज़िक का शौक है, तो पहले जो था कि म्यूज़िक में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस आप बहुत एक ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। अभी चूंकि मतलब मास मीडिया है या यूट्यूब है या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है तब भी वो अपना जीवन व्यापन कर सकता है या अपनी शौक की चीज़ें वो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ अगर उसको आप पढ़ाई की तरफ ठेलेगा तो अब ना वो उधर का रहेगा ना वो इधर का रहेगा। बिल्कुल सुंदर बात बताया सर। इस विषय पे बहुत एक लंबी चर्चा की जाएगी सर। अब कॉमन पीपल को सर संदेश दे दीजिए कि कैसे आप तक पहुंचे, अवेयरनेस उसमें कैसे हो और कैसी कैसी चीज़ें उसके अंदर समझ में आए। तो आपसे ज़रूर मिलने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर से बात करें, आपसे बात करें, उनके अंदर कुछ ऐसी लक्षण या कुछ ऐसी बातें हों या वो आए ज़रूर एक बार अपनी जांच कराने। तो उसके लिए सर पब्लिक को मैसेज ज़रा दे दीजिए। हम लोग जब भी बोलते हैं कि कोई बीमार कब है, ठीक है, तो बीमार हम लोग तब बोलते हैं जब उस आदमी का सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हैम्पर होता है। सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग मतलब जैसे वो घर पे लोगों से किस तरह से बात करता था, किस तरह से इंटरैक्ट करता था, अपने समाज में, आसपास में, स्कूल में लोगों से किस तरह से मिलता जुलता था, बातचीत करता था। अगर एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी है तो वो अपने काम में डेली जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। एक स्टूडेंट जो है वो, उससे स्टूडेंट का काम है स्कूल जाना, तो वो डेली स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक माँ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है कि बच्चों को देखना कि उनका ये है, तो ये कर पा रहे नहीं। अगर जो डेजिग्नेटेड काम है, सपोज़ मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं लोगों का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये जो नॉर्मल काम है उस आदमी का, अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग तो रहे होते हैं मगर हमारे प्रोडक्टिविटी में अंतर आता है। मतलब जितना एफिशिएंटली हम काम कर पाते हैं या जितने अच्छे से हम वो काम कर पाते हैं, तो आप नोटिस करिए कि अगर इस तरह का परेशानी होगा, फॉर एग्जांपल अगर डिप्रेशन होगा या एंग्जाइटी होगा या किसी तरह का भी मानसिक बीमारी होगा, तो वह हमारे काम काज करने के क्षमता में इफेक्ट डालेगा, हमारे रूटीन में इफेक्ट डालेगा, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी में हमारे वो अंतर डालेगा। तो अगर आप अपने आप में ये चीज़ देखते हैं, अपने आप आसपास के लोगों में ये चीज़ देखते हैं कि जिस आदमी का जो काम है वो नहीं कर पा रहा है, अगर कर रहा है तो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल एक गृहिणी है, तो घर का काम है, तो घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो लोग सुबह से उठती हैं और रात सोने तक काम करती हैं। जी अब एक है कि इंटरेस्ट के साथ काम करना और एक है कि बेमन मजबूरी में काम करना। अगर ये चीज़ फीलिंग आए कि मतलब अब तो काम तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है, हस्बैंड को ड्यूटी तो भेजना है, उसको टिफ़िन बना के देना ही है। एक होता है कि इंटरेस्ट के साथ आप वो काम करें और एक बेमन से ज़बरदस्ती आप काम करें। अगर आपको ये लगे तब हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो। जी ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन, डिप्रेसिव सिम्टम्स बोलते हैं, डिप्रेशन बीमारी हम लोग बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है जिस स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, तो डिप्रेशन, हल्का उदासीपन सबको आता है, जी मगर हम लोग उससे बाउंस बैक कर जाते हैं, हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। जी जी ठीक है, अगर ये चीज़ें परसिस्टेंटली रहें, एक दिन अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ डेली डेली आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको जरूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। दूसरा मैं बोलूँगा कि कोई भी बीमारी होती है, भले शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, तो सबसे पहला जो इफेक्ट डालता है वो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस में। बायोलॉजिकल फंक्शंस मतलब हमारी नींद और हमारी भूख। जी अगर आप देखेंगे कि आपकी भूख में अंतर आया है, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, बहुत कम भूख लग रहा है, खाने के बाद भी आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है, या नींद में परेशानी, नींद आने में परेशानी, ठीक है, नींद को मेंटेन करने में परेशानी, या बहुत जल्दी उठ जा रहे हैं, तो ये अगर दो चीज़ें अगर आपको लगे तो आपको तुरंत एक प्रोफेशनल की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपके काम का, मैंने बताया जैसे काम करने की क्षमता में, या फिर चिड़चिड़ापन, आपको
छोटी छोटी चीज़ों में चिड़चिड़ापन हो रहा है। पहले जिस चीज़ को आप हंस के टाल देते थे उस चीज़ में आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है। जी जी। तो ये चिड़चिड़ापन जो है बहुत सेंसिटिव मार्कर है एक मानसिक बीमारी का। जरूर आना चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे एमजीएम में भी डॉक्टर्स है, हमारे टीएमएच है, टेल्को है, टाटा मोटर्स है, टेम्पलेट में भी साइकेट्रिस्ट है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। प्राइवेट भी साइकेट्रिस्ट है। जिला में मतलब यहाँ सदर अस्पताल में डॉक्टर गिरी हैं, मैं हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो मतलब रांची के बाद सब मतलब ये फॉर्चुनेट है जमशेदपुर के लोग कि रांची के बाद जो है सबसे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में हमारा अभी आज के डेट में मुझे लगता है कि अभी 15 साइकेट्रिस्ट है, जो कि रांची के बाद सबसे ज़्यादा है। जी, तो यहाँ के लोग प्रिविलेज्ड हैं। और अगर ये यहाँ से लाभ अगर नहीं ले पाएंगे तो ये फिर तो बहुत बड़ी विडंबना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी सुंदर और टेक्निकल जानकारी दी। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मानसिक बीमारी के सबसे पहले डिटेक्ट करने का डॉक्टर वो खुद है। जब वो ये समझ लेंगे कि मेरे अंदर कुछ ऐसा डिजॉर्डर्स है जो समाज में अमूमन जो ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, अगर वैसा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। आप चाहे जो नज़दीक हो आपके सेंटर, वहाँ पर जाकर अपनी बातों को रखें, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आपकी इलाज नहीं हो सकती। जब तक आप पहुँचेंगे नहीं तब तक आपकी इलाज नहीं हो सकती। तो आप ज़रूर आएँ और इस चैलेंज को, क्योंकि ये चैलेंज आपके जीवन पे असर करता है, ये चैलेंज है। मेंटल हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको मेंटेन करने के लिए पहले ऋषि महर्षि योगी योग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए आपको शारीरिक श्रम करने के लिए बताते थे। तो आज वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं और खान पान में भी बहुत गड़बड़ी है। तो खान पान के साथ साथ आप मेंटली ठीक फिट रखने के लिए अवेयरनेस के साथ साथ आप योगा, मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए लगातार डॉक्टर साहब से बात करें, अपने आप को देखें, दिनचर्या देखें, अपने परिवार में लाइट मोमेंट रखें, बहुत हल्का माने एकदम माहौल रखें अपने परिवार का। और बचपन में, जीवन में बच्चों को लेकर के जो भी समस्याएं हैं उनको एक सामाजिक दृष्टिकोण से उसको दूर करने की कोशिश करें। तो बड़ी सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने दिया है और इन्होंने बताया है कि आप सबसे पहले अपने आप को अवेयर करें, अपने आप को ठीक रखें। मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सकता है अगर वो आप शुरू में ही डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ये मल्टी लेवल हो जाता है तो फिर आपको वहाँ से बाउंस बैक करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं और हमारी टीम भी बहुत पॉजिटिव है। हम लड़ेंगे और हम बाउंस बैक होंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।